नमस्कार, बैजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है और आज हम 30 अगस्त के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज के इस सत्र में हम किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। पुलिस थानों में मानवाधिकार संरक्षण, इसको आधार बना करके एक एडिटोरियल लिखा गया है, हम उस पर सबसे पहले चर्चा करेंगे। भारत में वैक्सीन की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए, इसको आधार बना करके एक एडिटोरियल लिखा गया है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। पाम तेल योजना की क्या नुकसान हो सकते हैं हमारे पर्यावरण को, इससे जुड़े हुए न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। महिलाओं की सुरक्षा को आधार बना करके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल लिखा गया है, हम उसकी भी यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। और सबसे अंतिम में इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आज के पेपर के पेज नंबर 7 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है टुवार्ड्स अ मोर ह्यूमन पुलिस फोर्स, और ये टॉपिक जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी को याद होगा कि अभी कुछ दिनों पहले ही भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना के द्वारा पुलिस स्टेशनों में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन का जिक्र किया गया था, उस पर चिंता व्यक्त की गई थी। उनके द्वारा कहा गया था कि संवैधानिक संरक्षण होने के बाद भी इस तरह के काम पुलिस थानों में होते हैं, जो कि समाज का एक बहुत बड़ा नुकसान है। और इसी को आधार बना करके ये एडिटोरियल लिखा गया है। यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से हमारे देश में पुलिस थानों में हो रहे मानवाधिकार के उल्लंघन को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। और इस एडिटोरियल में समझाने का प्रयास किया गया है कि आखिर इसके लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। तो आइए इन कदमों के ऊपर हम भी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों का जिक्र किया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के आंकड़ों से पता चलता है कि 2010 से 2019 के बीच में हमारे देश में हर साल हिरासत में लगभग 100 मौतें हुई हैं। अगर हम इन 100 मौतों की बात करें तो यहाँ पर इन 100 मौतों में से 3.5 व्यक्तियों की मौत ऐसी है जो कि पुलिस कर्मियों के चोट पहुंचाने से हुई है। इसके अलावा 8.6 हिरासत में भागने के दौरान मारे गए हैं। 28.1 लोगों की मृत्यु आत्महत्या के कारण हुई है और जो बचे हुए लोग हैं उनकी मृत्यु सड़क दुर्घटनाओं में, बीमारियों से या अन्य चोटों से हुई है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि इन सभी मौतों में से 26.4 मामलों में न्यायिक जांच की गई है, जो कि हिरासत में हुए संदिग्ध मौत के लिए अनिवार्य है। तो यहाँ पर एक डाटा पेश करके समझाने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से हिरासत में होने वाली मौतें और खास करके पुलिस के द्वारा चोट पहुंचाने के कारण हुई मौतों में काफी कमी आया है। और जो भी संदिग्ध मौतें यहाँ पर हो रही हैं उनके मामलों में न्यायिक जांच भी की जा रही है। यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि हिरासत में जो हिंसा होती है उसको कम करने का एक महत्वपूर्ण उपाय गिरफ्तारियों की संख्या में कमी करना है, और इसको लेकर के भी हमारे देश में काफी उपाय किए जा रहे हैं। यहाँ पर गिरफ्तारी पर जो कानून है उसका हवाला दिया गया है और कहा गया है कि यह कानून ये कहता है कि ऐसे अपराध जहां पर 7 साल तक के कारावास हो सकते हैं, उन अपराधों में गिरफ्तारी तभी हो सकती है जब पुलिस अधिकारी ये समझता हो कि वह व्यक्ति सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है या फिर वह व्यक्ति इसी तरीके के दूसरे अपराध दोबारा से कर सकता है। तो उन अपराधों को रोकने के लिए पुलिस अधिकारी के द्वारा इन अपराधों में गिरफ्तारी की जानी चाहिए। यहाँ पर अरणेश कुमार बनाम बिहार राज्य 2014 के मामले का जिक्र किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, जो कि दहेज के लिए यातना से संबंधित है और यह अपराध गैर जमानती है, इतना होते हुए भी दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी की धारा 41 के अनुसार इसमें भी गिरफ्तारी अनिवार्य नहीं है। यहाँ पर स्पेशल एक्शन फोरम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2018 के मामले का जिक्र किया गया है, जिसमें यह कहा गया कि पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के सामने वे कारण और सामग्री प्रस्तुत करेगा जिसका उपयोग करके किसी आरोपी को हिरासत में लिया जा रहा है। और इन सभी का एक ही उद्देश्य है कि पुलिस के द्वारा जो गिरफ्तारी की जाती है और उसको जो अधिकार दिए गए हैं गिरफ्तार करने के, उस शक्ति का उसके द्वारा दुरुपयोग न किया जा सके। यहाँ पर इस बात की जानकारी दी गई है कि पुलिस आयोग के द्वारा विधि आयोग के 154वीं रिपोर्ट में, मलिमठ समिति की रिपोर्ट में और प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ का मामला जो 2006 में हुआ था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने सिफारिश की थी
कि जांच को बेहतर बनाने के लिए जांच करने वाली पुलिस और कानून व्यवस्था बनाने वाली पुलिस अलग अलग होना चाहिए। तो ये बात भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां पर इन सभी रिपोर्टों में ये कहा गया था कि मामले की जांच करने वाली पुलिस अलग होनी चाहिए और कानून व्यवस्था बनाने वाली पुलिस अलग होनी चाहिए। और यहां पर यह इसलिए कहा गया था क्योंकि अगर जांच करने वाली पुलिस अलग होगी तो उस पर भार कम होगा, क्योंकि कानून व्यवस्था बनाने वाली पुलिस अलग है। और इसके कारण जो पुलिस हिरासत में मारपीट की जाती है उसमें काफी कमी आएगी और यहां पर जांच का जो स्तर है वो भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। इसी तरीके से डीके बासु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1996 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने हिरासत में यातना को रोकने के लिए गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी की पारदर्शिता और जिम्मेदारी को बढ़ाने का निर्देश दिया गया। यानी कि गिरफ्तारी के दौरान अगर किसी व्यक्ति को यातना दी जाती है तो इसके लिए वो पुलिस अधिकारी जिम्मेदार होगा जिसने उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इसी मामले में जो दिशा निर्देश न्यायालय के द्वारा दिए गए थे उनमें से अधिकांश दिशा निर्देशों को सीआरपीसी में शामिल कर लिया गया है। जैसे अगर किसी को पुलिस गिरफ्तार करती है तो पुलिस को उस समय उसके किसी मित्र या रिश्तेदार को गिरफ्तारी के बारे में सूचना दी जानी चाहिए, उस व्यक्ति का चिकित्सा परीक्षण कराना चाहिए और उस व्यक्ति को वकील से मिलने की अनुमति भी दी जानी चाहिए। इन सभी बातों को सीआरपीसी में शामिल कर लिया गया है। इसी तरीके से यहां पर परमबीर सिंह बनाम बलजीत सिंह 2020 के मामले का जिक्र किया गया है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात कही थी और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि 18 महीने की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग को पुलिस अपने पास इकट्ठा करके रखेगी। इस आदेश में कोर्ट के द्वारा यह भी कहा गया था कि जो भी फुटेज वहां पर होंगे उन सभी का जांच एक स्वतंत्र कमेटी के द्वारा कराया जाएगा और समय समय पर यह कमेटी इसके ऊपर रिपोर्ट प्रकाशित करेगी। और कोर्ट ने ऐसा काम इसलिए किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि थानों के अंदर किसी के साथ मारपीट नहीं होती, वहां पर मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं होता। तो इन सारी बातों का यहाँ पर जिक्र करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि ये बताया जाए कि किस तरीके से हमारे देश में पुलिस कस्टडी में जो होने वाली मौतें हैं उनको कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं, पुलिस थानों में जो मारपीट की जाती है उसको कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं और यहाँ पर अलग अलग मामले में जिस तरीके से न्यायालय के द्वारा इन सभी को ठीक करने के लिए अपने आदेश दिए गए हैं उन सभी का यहाँ पर जिक्र किया गया है। और इसीलिए आप इस एडिटोरियल को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। जो बातें मैंने यहाँ पर आपको कही है उसको ध्यान से आप लोग नोट कर लेंगे। आइए एक और एडिटोरियल की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है सीज दिस अपॉर्चुनिटी टू इंस्टीट्यूशनलाइज अकाउंटेबिलिटी और ये टॉपिक जीएस पेपर 2 पॉलिटी और गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में बहुत ही तेजी से लोगों को वैक्सीन लगाने की जरूरत है और इसी को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा प्रयास भी किए जा रहे हैं। उनके द्वारा बहुत सारे कंपनियों के द्वारा जो वैक्सीन बनाई जाती है उनके आपातकालीन उपयोग की इजाजत भी दी जा रही है। और आप सभी जानते होंगे कि भारत के औषधि महानियंत्रक ने मोडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन के द्वारा निर्मित कोविड-19 के टीकों को जून में और अगस्त 2021 में आपातकालीन उपयोग के लिए मान्यता प्रदान कर दिया था। ये टीके भारत में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, उनकी आपूर्ति भारत में होगी कि नहीं होगी, इसको लेकर के अनिश्चितता बनी हुई है। और इसका जो सबसे प्रमुख कारण है वो ये है कि इन वैक्सीन को बनाने वाली कंपनियों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि उन्हें भारत में क्षतिपूर्ति के जो कानून है उनसे छूट दी जाए। और इसको लेकर के भारत सरकार के द्वारा अभी निर्णय नहीं लिया गया है कि इन कंपनियों को क्षतिपूर्ति से छूट दी जाए या ना दी जाए। और इसी को देखते हुए अभी तक ये सुनिश्चित नहीं हो पाया है कि ये टीके भारत में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि आखिर ये क्षतिपूर्ति क्या होता है। आप सभी जानते हैं कि अगर आप कोई दवाई खाते हैं, कोई टीका लगवाते हैं और उसके कारण अगर आपको कोई साइड इफेक्ट होता है या फिर कोई अन्य नुकसान होता है तो यहाँ पर हमारे कानून के तहत वो कंपनी जिसके द्वारा इन दवाइयों का, इन टीकों का निर्माण किया गया है उसे हर्जाना या कहे तो जुर्माना देना पड़ता है और इसे ही हम कहते हैं क्षतिपूर्ति का कानून। और यहाँ पर ये जो कंपनियां भारत में आ रही हैं उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि भारत सरकार को इस क्षतिपूर्ति से उन्हें छूट देनी चाहिए। यानी कि इन वैक्सीन को लेने के बाद अगर कोई बीमार पड़ता है
उसका कोई और नुकसान होता है, उसके कोई साइड इफेक्ट होते हैं, तो यहाँ पर उस व्यक्ति के द्वारा इन कंपनियों से कोई भी मुआवजा नहीं मांगा जाएगा। और इसी को लेकर के अभी सरकार के द्वारा निर्णय नहीं लिया गया है और इसी को लेकर के इस पूरे एडिटोरियल में चर्चा की गई है कि आखिर सरकार के पास वो कौन कौन से ऑप्शन हैं जिसका वो उपयोग कर सकता है। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में वैक्सीन की आपूर्ति को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि हमारे देश में जो टीकाकरण चल रहा है उसमें और तेजी लाने की जरूरत है। आप सभी को पता होगा कि अभियान शुरू होने के 7.5 महीनों के बाद भी हमारे कुल आबादी में से केवल 11% को ही पूरा टीका लगाया गया, यानी कि टीके के 2 खुराक दिए गए हैं, जबकि 35.5% ऐसे लोग हैं जिन्हें सिर्फ 1 खुराक मिली है और हमें इसे बढ़ाने की जरूरत है और इसके लिए भारत में इन टीकों के आपूर्ति की भी जरूरत है। लेकिन सारा का सारा मामला यहाँ पर यह फंसा हुआ है कि ये कंपनियों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि भारत सरकार उन्हें क्षतिपूर्ति के जो कानून है भारत में उससे छूट दे दे, जिस पर सरकार ने अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया है। और कहा जा रहा है कि क्षतिपूर्ति से छूट ना देने का विचार वैक्सीन निर्माताओं को जवाबदेह ठहराना है। आप सभी जानते होंगे कि हमारे देश में जो अभी 3 टीके लग रहे हैं, जो कि हैं कोविशील्ड वैक्सीन और स्पुतनिक वी, उन सभी के निर्माताओं को भी क्षतिपूर्ति से छूट नहीं दी गई है। यानी कि इन वैक्सीन को लगाने के बाद अगर आपका कोई नुकसान होता है तो आप इन निर्माताओं से मुआवजा हासिल कर सकते हैं। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि आखिर सरकार ने अभी तक क्षतिपूर्ति को लेकर के कोई निर्णय क्यों नहीं लिया है, और इसके यहाँ पर 2 कारण बताए गए हैं। यहाँ पर जो पहला कारण उसमें ये कहा गया है कि हो सकता है कि सरकार ये सोचती हो कि जिन कंपनियों के द्वारा क्षतिपूर्ति से छूट मांगी जा रही है उनके द्वारा भारत को बहुत बड़े पैमाने पर टीका उपलब्ध कराने की संभावना बहुत ही कम है। और दूसरा यहाँ पे कारण ये बताया जा रहा है कि अगर इन कंपनियों को क्षतिपूर्ति से छूट दे दी गई तो वे कंपनियां जो अभी तक भारत में टीका लगा रही थी इस तरह के छूट की मांग करेंगी। और अभी जो कानून हमारे देश में है उनमें ये कहा गया है कि अगर किसी को भी कोई टीका लगाया जाता है और उससे उसे कोई चोट लगती है या फिर उसे कोई नुकसान होता है तो यहाँ पर उस टीके को बनाने वाले कंपनी के द्वारा मुआवजा दिया जाएगा। और इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर सरकार इन कंपनियों को क्षतिपूर्ति से छूट देती है तो यहाँ पर सरकार को ये कहना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति को कोई नुकसान होगा इन टीकों के कारण तो यहाँ पर सरकार के द्वारा क्षतिपूर्ति की जाएगी, यानी कि मुआवजा दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो जिम्मेदारी कंपनियों की थी उसे सरकार को खुद ले लेना चाहिए, यानी कि अगर कोई नुकसान किसी को होता है तो यहाँ पर मुआवजे की राशि जो है वो सरकार के द्वारा दिया जाना चाहिए। यहाँ पर इस बात की भी चर्चा की गई है कि अगर भारत सरकार के द्वारा इन कंपनियों को क्षतिपूर्ति के कानून से छूट दे भी दी जाती है तो यहाँ पर भारत के पास ऐसे काफी कानून हैं जिसका उपयोग करके क्षतिपूर्ति के लिए इन कंपनियों को बाध्य किया जा सकता है। यहाँ पर 3 कानून का जिक्र किया गया है। इसमें पहला कानून है कि पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करते समय भारत के औषधि महानियंत्रक को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है, वो इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी वैक्सीन के कारण कोई साइड इफेक्ट हुआ है, कोई नुकसान हुआ है, तो वह सीधे उपभोक्ता अदालतों में या फिर उच्च न्यायालयों में याचिका दायर कर सकता है। तीसरा यहाँ पर यह कहा गया है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत नियामक निकायों को व्यक्तिगत शिकायतों के आधार पर किसी भी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की अनुमति देता है। यानी कि यहाँ पर सरकार को सुझाव दिया जा रहा है कि अगर सरकार कुछ कंपनियों को क्षतिपूर्ति के कानून से अगर छूट दे भी देती है तो भारत के पास ऐसे बहुत सारे कानून हैं जिसका उपयोग करके वह उपभोक्ताओं की रक्षा कर सकती है, इन कंपनियों को बाध्य कर सकती है कि वो क्षतिपूर्ति करें। तो इन सभी बातों का यहाँ पर जिक्र किया गया है और ये समझाने का प्रयास किया गया है कि चूंकि भारत को अभी बहुत ही ज्यादा वैक्सीन की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर कंपनियों के द्वारा जो ये शर्त रखी गई है कि वे तभी भारत में अपने वैक्सीन को लेकर के आएंगे जब भारत सरकार क्षतिपूर्ति के कानून से इन कंपनियों को छूट दे दे। और इसी को देखते हुए यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि वैक्सीन की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए अगर सरकार इन कंपनियों को क्षतिपूर्ति के कानून से छूट दे भी देती है तो भारत सरकार के पास वैसे कौन कौन से ऑप्शन हैं जिसका उपयोग करके वह
यह सुनिश्चित कर सकती है कि उपभोक्ता के क्षतिपूर्ति के अधिकार को बचाया जा सके। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 1 पर एक न्यूज आया जो कि भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए ऑयल पाम प्लान को लेकर के है और ये टॉपिक जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है। इस न्यूज में इस बात की चर्चा की गई है कि किस तरीके से ये जो योजना है वो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकती है और सरकार को इस योजना को लागू करने से पहले उन सभी बातों की जांच कर लेनी चाहिए, उन सभी बातों पर चर्चा कर लेना चाहिए जिन मुद्दों को यहाँ पर पर्यावरण विशेषज्ञों के द्वारा उठाया जा रहा है। यहाँ पर कहा गया है कि दक्षिण पूर्व एशिया में ताड़ के तेल के बगानों के कारण वर्षा वनों और देसी जैव विविधता में जो विनाश हुए हैं उसको देखते हुए भारत में भी बहुत सारे पर्यावरण विशेषज्ञ और राजनेताओं के द्वारा यह चेतावनी दी जा रही है सरकार को कि अगर उसके द्वारा इस योजना में आगे बढ़ा गया तो यह योजना पूर्वोत्तर के राज्यों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए एक विनाशकारी कदम हो सकता है। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जिस एरिया में इनके खेती को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है उनमें से अधिकतर एरिया आदिवासी भूमि है और इसके कारण आदिवासियों का जो मालिकाना हक है इन भूमियों पर वो खत्म हो जाएगा। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि ताड़ के पेड़ों को उगाने के लिए काफी पानी की जरूरत होती है, इसके कारण हमारी भूमि का भी नुकसान होगा। और ये भी कहा गया है कि यहाँ पर जो फायदा होता है ताड़ के पेड़ लगाने से, उस फायदे के लिए किसानों को बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है और इसीलिए इसकी खेती छोटे किसानों के लिए लाभदायक नहीं है। यहाँ पर इंडोनेशिया का चर्चा किया गया और कहा गया है कि इंडोनेशिया ने 2020 में 1,15,495 हेक्टेयर वन भूमि को खो दिया है और इसका जो मुख्य कारण है वो है वहां पर की जाने वाली ताड़ के पेड़ की खेती। यहाँ पर एक और डेटा दिया गया जिसमें समझाया गया है कि 2002 से 2018 के बीच में इंडोनेशिया ने अपने प्राथमिक वन क्षेत्र का 91,54,000 हेक्टेयर भूमि खो दिया है और इन सभी का जो कारण है वो वहां पर ताड़ के पेड़ की खेती है। इसी के साथ साथ इस खेती ने इंडोनेशिया में जैव विविधता पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला है और इसके साथ साथ वहां पर जल प्रदूषण को भी बढ़ाया है। और इन्हीं सभी को देखते हुए बहुत सारे पर्यावरण विशेषज्ञ और राजनेताओं के द्वारा इस योजना को लेकर के चिंताएं जाहिर की गई हैं। यहाँ पर मेघालय के सांसद अगाथा सांगमा ने चेतावनी दी है कि जिन क्षेत्रों में इन पेड़ों को लगाने की बात कही जा रही है उनमें से अधिकतर क्षेत्र जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं और वहां की पारिस्थितिक तंत्र के लिए बहुत ही नाजुक हैं। उनके द्वारा कहा गया है कि ताड़ के पेड़ के जो बगान यहाँ पर लगाए जाएंगे उसके कारण इस क्षेत्र का जो वन क्षेत्र है वो काफी कम हो जाएगा और जिसके कारण इन वनों में रहने वाले जो जीव हैं उनके आवास भी नष्ट कर दिए जाएंगे और यहाँ पर जो लुप्त प्राय वन्य जीव हैं उन्हें सबसे ज्यादा इसका नुकसान होगा। इसी तरीके से पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने कहा है कि इसी तरीके का एक अध्ययन 1980 में किया गया था इनकी खेती को बढ़ाने के लिए, लेकिन यहाँ पर उस समय इसे लागू नहीं किया गया क्योंकि यहाँ पर यह पाया गया कि इन पेड़ों की खेती करने से पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसी तरीके से जीव वैज्ञानिक विभव तालुकदार का यह कहना है कि ताड़ के पेड़ एक आक्रामक प्रजाति हैं, वे पूर्वोत्तर भारत के प्राकृतिक वन के उत्पाद नहीं हैं और जिसके कारण इन क्षेत्रों की जैव विविधता के साथ साथ मिट्टी की स्थिति पर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे इसका विश्लेषण किया जाना भी बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर पूर्व अनुभव की बात कही गई है और कहा गया है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पहले ही ताड़ के पेड़ लगाए गए हैं और यहाँ पर निकोबार के कच्छल द्वीप में कुछ वृक्षों को रोपा गया था और उसी तरीके से लिटिल अंडमान में भी इन पेड़ों को रोपा गया जिन्हें 35 साल से अधिक समय पहले लगाया गया था और उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर वैसे ही छोड़ दिया गया था। और बाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च के द्वारा 2018 में इन द्वीपों का दौरा किया गया और एक रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें यह कहा गया कि लिटिल अंडमान, कच्छल, बाराटांग, कोमाटा और टेरेसा का जो क्षेत्र है वह ताड़ के पेड़ों को उगाने के लिए अच्छा क्षेत्र है और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जो घास के मैदान हैं उनको वहाँ पर खत्म करके इन वृक्षों को रोपा जाना चाहिए। चूंकि इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है इसीलिए यहाँ पर पानी की भी कमी नहीं होगी। यानी कि इन 5 द्वीपों में
ताड़ के पेड़ लगाने को लेकर के इस रिपोर्ट में बात कही गई थी। हालांकि 2019 में कृषि विभाग ने यह जानकारी दी कि जिन क्षेत्रों की यहाँ पे चर्चा की जा रही है उनमें से अधिकांश क्षेत्र आरक्षित वन हैं और यहाँ पर इसके उपयोग में परिवर्तन लाने के लिए सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय से आज्ञा लेनी होगी, क्योंकि 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि इन क्षेत्रों में जो भी नए वृक्ष लगाए जा रहे हैं, चाहे वो ताड़ के पेड़ हो, चाहे वो रबड़ के पेड़ हो या सागौन के हों, उन सभी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाना चाहिए और इन क्षेत्रों को उनकी पुरानी प्राकृतिक हालत में लाना चाहिए। और इसी को देखते हुए अगर यहाँ पर ताड़ के पेड़ की खेती की जाती है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आवश्यकता होगी। इस न्यूज में यह बताने का प्रयास किया गया है कि सरकार के द्वारा ताड़ के तेलों को बढ़ाने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसके उत्पादन को बढ़ाने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसके दुष्परिणाम भी हमारे पर्यावरण को देखने को मिलेंगे और इन सभी की स्टडी करने के बाद ही सरकार को इस योजना को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आया है जिसका शीर्षक है रेप एंड इनसेंसिटिविटी और ये टॉपिक जीएस पेपर 2 गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है। इस एडिटोरियल में एक बहुत ही मूलभूत प्रश्न को उठाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि महिलाओं की सुरक्षा उनके अधिकारों और स्वतंत्रता के प्रतिबंधों पर आधारित नहीं होनी चाहिए। इस एडिटोरियल में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के एक नए रिपोर्ट की चर्चा की गई है जिसके अनुसार भारत में हर 16 मिनट में एक बलात्कार होता है और इसको देखते हुए समाज को, सरकार को और कोर्ट को इस तरह के कामों को रोकने का प्रयास करना चाहिए, ना कि महिलाओं के अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि जब भी किसी लड़की का बलात्कार होता है तो यहाँ पर समाज के बहुत सारे लोगों के द्वारा उसी लड़की पर ही उंगलियां उठाई जाती हैं। यहाँ पर कहा जाता है कि लड़कियों को रात में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उन्हें कुछ खास तरह के कपड़े नहीं पहनने चाहिए और एक तरीके से देखा जाए तो इन घटनाओं पर रोक लगाने के बजाय महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रता पर रोक लगाने की बात कही जाती है और इसी का जिक्र इस एडिटोरियल में किया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि समाज हो, सरकार हो या फिर कोर्ट हो, उसे महिलाओं की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के बजाय सार्वजनिक और निजी दोनों जगहों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। तो जिस तरीके से समाज के द्वारा इस तरह के घटना होने पर जो अनर्गल बयान दिए जाते हैं उसका यहाँ पर जिक्र किया गया है। जिस तरीके से कॉलेजेस के द्वारा, स्कूलों के द्वारा और समाज के द्वारा महिलाओं के अधिकारों को, जैसे वह क्या पहने, वह कैसे बिहेव करे, इन सभी को कंट्रोल किया जाता है, इस पर यहाँ पर उंगली उठाई गई है और कहा गया है कि महिलाओं के अधिकारों को खत्म करने के बजाय समाज को, सरकार को और कोर्ट को यह सोचना होगा कि किस तरीके से इन घटनाओं पर रोक लगाई जाए और यह सुनिश्चित करने के लिए अदालतों को भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए। यहाँ पर अदालतों के द्वारा दिए गए कुछ आदेशों का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि इन मामलों में अदालत को भी ज्यादा सेंसिटिव होना चाहिए। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर उठाया गया है। छोटा सा एडिटोरियल है लेकिन एक बहुत ही बड़ा मुद्दा यहाँ पर उठाने का प्रयास किया गया है। तो इस एडिटोरियल को भी आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। आइए अब आज के समाचारों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, महिलाओं की सुरक्षा उनके अधिकारों और स्वतंत्रता के प्रतिबंधों पर आधारित नहीं होनी चाहिए, इस कथन पर चर्चा करें। तो अभी हमने इस पर बात की है। जब आप इसके उत्तर को लिखेंगे तो भूमिका में महिलाओं के खिलाफ हुए घटनाओं का आप चर्चा करेंगे और इसके बाद मुख्य भाग में आप समाज की धारणा का उल्लेख करेंगे, सरकार के उच्च पदों पर आसीन लोगों की अवधारणा का जिक्र कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन है, पुलिस थानों में मानवाधिकार संरक्षण व्यवस्था में सुधार के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उनकी चर्चा करें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और इस पर हमने बहुत ही विस्तार से चर्चा की है। आप सबसे पहले भूमिका में यह बताने का प्रयास करें कि किस तरीके से मुख्य न्यायाधीश के द्वारा देश में पुलिस स्टेशनों में मानवाधिकार के उल्लंघन का मुद्दा को उठाया गया था और मुख्य भाग में आप ये बता सकते हैं, जिसकी चर्चा हमने अभी की है, कि पुलिस थानों में किस तरीके से मानवाधिकार के उल्लंघन को रोका जाए, उसके लिए
क्या क्या प्रयास किए गए हैं उन सभी बातों का उल्लेख करें। आशा करता हूं कि आपको आज का यह समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको रिवाइज कर लेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।